अब देखते हैं, देखो इस पद को हम ऐसे ही लिख देते हैं, और ये जो माइनस है इसको एक लिख दें, -1 लिख दें यहाँ पर। इसमें से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, एक का तो भाग सभी में जाता है, चाहे बी में हो, चाहे बीजीय व्यंजक हो, चाहे संख्या हो, एक का भाग सभी में जाता है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि b/1, तो क्या b नहीं आएगा, क्या आएगा ना, b कुछ भी हो, सही बात है। तो इस वजह से -1 मैंने कॉमन लिया, तो ये b तो क्या बन जाएगा, प्लस का, और ये वाला क्या बन जाएगा, इससे इसे गुणा करो, देखो क्या यही चीज़ आएगी, क्या -1 को इससे गुणा करो b से, तो क्या आएगा -b, -1 को -1 से गुणा करो तो क्या आएगा, प्लस का आ रहा है। ठीक बात है, क्या दोनों पद एक जैसे बन गए, क्या बन गए। तो अब आप इन दोनों पदों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, b-1, तो यहाँ तो क्या बचेगा a, यहाँ क्या बचेगा -1, तो आंसर क्या होगा। शुरू करें, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्या, बहुपद के गुणनखंड, आपके पास है ना ऊपर लिखा हुआ। तो उसमें सबसे पहले तो नाम लिखा हुआ है बहुपद, उसके बारे में देखते हैं कि बहुपद का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुपद में देखो एक नाम बहु और एक क्या है पद। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना। बहु का मतलब ज़्यादा, 1 2 3 4 कितने भी, है ना, कितने भी हो सकते हैं। और पद का मतलब क्या होता है, पद होता है जैसे कि मैं आपको ऐसे ऐसा लिख दूं कि 5x, तो ये वाला है ना, और एक लिख देता हूँ 6x + 5। ठीक है, एक समीकरण लिख देता हूँ 6x + 6 + y, ऐसा लिख देता हूँ। अब ये क्या है कि आपके क्या है समीकरण है कुछ, इसे हम बोलेंगे एक पद का समीकरण। इसे हम क्या बोलेंगे, एक पद ही तो इसमें, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, एक पद का समीकरण। इसे हम क्या बोलेंगे, दो पद के, एक और दो। दूसरा है ना, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, अलग अलग हैं तीनों। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, पद बोलते हैं इनको। अब बहुत सारे पद होते हैं किसी चीज़ में, उन्हें क्या बोल देते हैं, बहुपद। तो मतलब ऐसा है कि इस चीज़ का मतलब और कुछ भी नहीं है, इस तरह से आपको कुछ समीकरण दी जाएंगे, ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या है चीज़ों को समझना है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब आपके चैप्टर का नाम है बहुपद के क्या, गुणनखंड। ठीक है, बहुपद के क्या, गुणनखंड। मतलब आपके पास एक समीकरण लिख देगा बड़ा सा, जैसे 3x²। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बहुपद के बारे में और बता देता हूँ। देखो, अगर हमने थोड़ी देर पहले एक चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम क्या था, दो चर वाली रेखीय समीकरण, ऐसे तो था। तो उसमें क्या इक्वेशन ऐसे ही बनती थी, 5x + 6y + 6 बराबर क्या 0, ऐसे तो बनता है ना। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, रेखीय समीकरण। तो इसे क्या हम रेखीय बहुपद बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, जिसमें कोई भी वर्ग नहीं होता, किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, एक रेखा में चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण। ठीक है, इसे हम रेखीय बहुपद भी बोल सकते हैं। बहुपद का मतलब जिसमें ज़्यादा पद हो, क्या इसमें 2 से ज़्यादा पद है, क्या 1 से ज़्यादा पद है ना, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्या, रेखीय बहुपद। समझ गए। इसमें क्या है, आपका चर कितने राशि है, 2 चर राशि है, 2 चर है ना, 2 है ना चर। देखो आपके पास ये है और ये है ना, और आपकी अचर राशि कौन है, 6। सही बात है। तो हम ऐसे क्या बोल सकते हैं, 2 चर वाला क्या, रेखीय बहुपद, ऐसा बोल सकते हैं ना। बस एक ही बात है, समीकरण और बहुपद हम एक ही चीज़ बोल सकते हैं। अब जैसे कि एक बात देखते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, देखो एक घात वाला, ये कितने तरह के हो सकते हैं, एक घात का बहुपद। एक घात का बहुपद क्या, ये एक घात का बहुपद है क्या, कोई भी घात नहीं है, एक घात या फिर कोई भी घात नहीं है। सही बात है। क्या मैं 2 घात वाला बोलूँ, 2 घात बहुपद। ठीक है, तो 5x² + 6x + 2 = 0, ऐसा कोई समीकरण लिख दिया मैंने। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, कितनी घात आई, द्विघात बहुपद। और वैसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो बस समीकरण बहुपद, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, समीकरण ही होगा मतलब। ठीक बात है, ये चीज़ आपको कभी नहीं पूछेगा कोई, है ना, कि बहुपद क्या होता है, क्या समीकरण होता है। आपसे क्वेश्चन है वैसे पूछेगा, गुणनखंड करना है, इस चीज़ का आपको गुणनखंड करना है, आपको मतलब उसी चीज़ से होगा। अब मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, 2 घात बहुपद। आपको थोड़ा बहुत तो वैसे तो बताया। अब त्रिघात बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो मैं एक समीकरण लिखता हूँ, 5x³ + 5x² + x + 6, इनको हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ज़्यादा घात जिसकी होती है उसको हम उसी का नाम दे देते हैं, इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। आप ऐसे कहेंगे 2 भी तो ज़्यादा वाली कौन सी है, 3 है। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, इसमें रिजल्ट कितना आता है किसी भी चीज़ का, ये 2 चर का है, तो दो चर है तो रिजल्ट भी 2 का ही आएगा। इसमें ये इसे क्या बोल सकते हैं, एक चर का द्विघात बहुपद, क्या बोल सकते हैं ना। चर कितने, देखो x ही तो इसमें सिर्फ, और नहीं है ना कोई चर राशि, x ही है, y नहीं है। तो इसे हम बोलेंगे क्या, एक चर वाला क्या, द्विघात बहुपद।
बोल सकते हैं। इसे हम बोलेंगे दो चर वाला रेखीय बहुपद। देखिए बोलेंगे ना, एक ही रेखा में है जिसकी भी कोई पावर नहीं होती, ठीक है। आपको देखो ऐसा एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इनमें से कौन सा है वो द्विघात वाला रेखीय, द्विघात में रेखीय नहीं नाम आएगा, आप कैसे बोल सकता है कौन सा रेखीय बहुपद है, तो कौन सा होगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अब एक बात सोच के देखते हैं, अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूँ तो इसके कितने रिजल्ट आएंगे, इस द्विघात वाले, है ना, एक चर वाला द्विघात बहुपद के इसका कितने रिजल्ट आएंगे, x के 2 रिजल्ट आएंगे। जितनी पावर होती है उतने ही क्या होते हैं, उनके रिजल्ट आते हैं। अगर आप उसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितने रिजल्ट आएंगे, 2 रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो इसे हम ऐसे बोलते हैं, जो रिजल्ट आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ये बताई थी ना मैंने बात, उनको क्या बोलते हैं, मूल। मान लेते हैं इसका जो रिजल्ट है वो इस तरह से आए कि x की वैल्यू एक बार तो क्या है माइनस का 6 आए, माइनस का 5 आए, और एक बार x की वैल्यू कितनी आए, 7 आए। ऐसे मान लेते हैं, एक बार इसका आए कोई भी रिजल्ट, ऐसे मैं ऐसे मान रहा हूँ, हालांकि होगा नहीं, ठीक है। तो इसके देखो x के कितने रिजल्ट आए, एक तो 5 और कितना आएगा 7। तो जिसकी पावर 2 होगी ना हमेशा, उसके 2 ही रिजल्ट आएंगे। दोनों सेम भी हो सकते हैं, सेम होने का मतलब यहाँ पर दोनों -5 भी हो सकते हैं, समझ गए ना, या दोनों क्या हो सकते हैं, +5 और +5। अब एक बात बताओ, क्या आपने ऐसे समीकरण नहीं देखी क्या, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे x - 6 बराबर क्या 0 होता है, तो x उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 6, दोनों बार क्या है रिजल्ट 6 तो है ना, पर बनेगा इसी तरह से। ये द्विघात बहुपद, त्रिघात में कितनी बनेगी, 3 बनेगी। उसके कितने मूल होंगे, मूल का मतलब रिजल्ट 3 मूल होंगे, सही बात है। तीनों मोल क्या समान हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं, ठीक है। तीनों मोल भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, 2 मूल भी समान हो सकते हैं, 1 मूल अलग हो सकता है, सही बात है, कैसे भी हो सकता है। अब एक बात सोच के देखो, अगर आप इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दे सबको, तो क्या कुछ आएगा नहीं, क्या आएगा, x कितनी बार बनेगा, क्यूब बार नहीं बनेगा। तो क्या इनके मूल समान नहीं है क्या, है, तो क्यूब बन नहीं सकता, क्या बन सकता है, एक को अलग बना दें, क्या 2 बन सकते हैं, क्या मूल एक जैसे बन सकते हैं, तीनों मूल एक जैसे बन सकते हैं, तो 2 क्यों नहीं बन सकते, सही बात है, तीनों भिन्न भिन्न भी बन सकते हैं, ये बात है। तो ये तो बात हुई बहुपद की, समझ में आई बात है ना, बहुपद ये चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, गुणनखंड की। गुणनखंड क्या चीज़ होता है, बहुपद के गुणनखंड है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, उनकी क्या क्या प्रोसेसिंग होंगी, है ना, मैंने कुछ विधियाँ लिखी हैं, उनके हिसाब से हम काम मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें नहीं है, PDF में नहीं है, PDF में मैं उसे अपडेट करूँगा, तो एक बार आप लिख लें, है ना, लिखोगे तो आदत बनेगी ना। पहले देखो हम अब बात करते हैं किसकी, गुणनखंड की। गुणनखंड की बात करते हैं, PDF में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, इनको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड की परिभाषा दे रखी है मैंने। बहुपद मैंने बताया, गुणनखंड का मतलब क्या होता है वो बता देते हैं। गुणनखंड जब 2 या 2 से अधिक राशियाँ क्या होती है, गुणा होती है। जैसे कि मैं ऐसे बोलता हूँ, 7 को 5 से गुणा करें तो कितना आएगा, 35, ठीक है। तो इन दोनों को हम 35, इनका क्या होता है, गुणनफल, ऐसे बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, गुणनफल। गुणा करने के बाद में जो रिजल्ट आया उसे हम क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं, सही बात है। तो देखो, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, मतलब किन्हीं 2 संख्याओं का जो आपका परिणाम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुणा करने पर जो परिणाम होता है उन्हें हम गुणनफल बोलते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग गुणनफल कहलाता है, ऐसा थोड़ी होगा, कभी नहीं होगा, मतलब गुणा ही होगा हमेशा, सही बात है। अब एक चीज़ देखते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी संख्या के, ठीक है, जो आपके गुणनफल के मूल हैं, गुणनफल के मूल यही तो थे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, गुणनखंड। क्या बोलेंगे उन्हें, गुणनखंड। मतलब ऐसा है कि आपके जो गुणा हुआ है उनके टुकड़े क्या हैं, तो वो क्या है 7 और क्या है 5, उनको हम क्या बोलेंगे, गुणनखंड, ठीक है। तो जो हम टुकड़े होते हैं उन्हीं क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। गुणा करने पर जो आपका जो रिजल्ट आया उससे पहले वो क्या थे, तो वो थे 7 और 5, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे। 35 का गुणनखंड करना तो क्या बोलेंगे, 7 × क्या 5। अब ये गुणनखंड भी देखो कितने तरह के होते हैं। अब देखो इसमें परिभाषा लिखी है, हाँ इसमें परिभाषा लिखी है, गुणनफल तथा गुणा की जाने वाली राशियाँ इस गुणनफल के गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको साफ दिखाई दे रहा है, गुणनफल तथा, गुणनफल मतलब 35 को भी कह सकते हैं हम। गुणनफल कितना है अपना 35, क्या 35 का टुकड़ा है क्या, है ना। गुणनखंड का मतलब ये होता है टुकड़ा है, 1 भी है, 7 भी है, 5 भी है, ठीक बात है। तो हम देखते हैं, देखो अब कोई भी एक चीज़, जैसे समीकरण है, समीकरण में भी ऐसा ही होगा। जैसे कि आपके पास समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये समीकरण है, जैसे x² + x + 6 लिखा हुआ है ना। इसके अगर आप इसे ओपन करोगे ना तो ऐसे तो बनेगा x + 3 और क्या x + क्या 2, इसी तरह से बनेगा, ये रिजल्ट बनेगा ना। तो ये क्या होंगे, इस समीकरण के गुणनखंड होंगे, समझ गए। आपको क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, इसके गुणनखंड करके बताएं, इस तरह से, है ना। और हमें उसी से मतलब है, तो हम इसे मिटाते हैं और अब हम देखते हैं। देखो गुणनखंड है, उसकी विधियाँ कितनी होती है गुणनखंड की,
कितने मेथड होते हैं? गुणनखंड के मेथड है कितने होते हैं? 2 तरह के। एक तो सार्वसंभव, सार्वसंभव होता है, एक अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं वैसे। ठीक है, आपके पास फोन है। अब इनमें देखो सार्वसंभव, अब मैं जैसे कि ऐसे बोलता हूँ कि 12 है जो आपका 12, उसके हमें क्या बताने हैं? सार्वसंभव गुणनखंड बताने हैं 12 के। तो सार्वसंभव का मतलब है जो भी पॉसिबल हो सके वो टुकड़ा, ठीक है, जिसका भी 12 में भाग लग सके। एक का लग सकता है ना, फिर उसके बाद में 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर क्या 12 का। तो ये 12 के ये आपके कौन से टुकड़े? सार्वसंभव, मतलब जितने पॉसिबल हो सके उतने सब टुकड़े। और वो कैसी संख्या में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। ऐसे तो आप भाग देने को तो 1/4 का भी दे सकते हैं इसमें, ठीक बात है, पर वो क्या होगा? सही नहीं माना जाएगा, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। सही बात है, इसे तो हम बोलेंगे सार्वसंभव गुणनखंड। आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे 12, 15 और क्या लिखा हुआ है? 24 लिखा हुआ है। सही बात है, इन संख्याओं का गुणनखंड हमारे सिलेबस में नहीं है। हम पढ़ रहे हैं क्या? बहुपद का गुणनखंड। क्या ये बहुपद है? ये एक पदी है, एक ही पदी तो है। सही बात है, तो इनका हमें नहीं देखना है एक बार के, ठीक बात। तो मैंने मिटाकर क्या करता हूँ, अभाज्य संख्या है उनका जो आपका होता है प्राइम का, प्राइम फैक्टर, वो कैसे करते हैं? तो जो 12 ही है उसका ही हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो 12 के देखो ऐसे टुकड़े करने हैं जो अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका भाग देंगे? इसमें 2 का। तो इसमें 2 का भाग देने से कितना शेष बचाएगा? 6। फिर जो 6 बचा उसमें 2 का भाग देने से शेष कितना बचा? 3। तो ये होते हैं उसके 12 के अभाज्य टुकड़े, है ना। मतलब हम 1 का भाग नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि 1 क्या कैसी संख्या है? नहीं तो अभाज्य नहीं भाज्य, इस वजह से हम 12 के अंदर 1 का भाग नहीं देंगे। तो 12 के अभाज्य टुकड़े 2 × 2 × क्या होगी? 3 होंगे। इनको गुणा करने पे 12 बनेगा। ठीक है, अब आप ऐसा बताएं क्या इसमें कोई भी संख्या ऐसी है जो क्या है? भाज्य है? नहीं है ना, सबकी सब क्या है? अभाज्य। इसी वजह से इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको, देखो इसके अंदर देखो सम, ये 6 क्या आ गया? 4 क्या आ गया? 12 क्या आ गया? भाज्य आ गया ना। सार्वसंभव में क्या होगा? कोई भी जो पॉसिबल, देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है संभव, जितने भी पॉसिबल हो सके सब के सब लिखे आपने। सही बात है। अब इसका क्वेश्चन है एग्जाम में, एलडीसी के एग्जाम में, जो आपके राजस्थान के एग्जाम होते हैं, फिर अन्य एग्जामों में भी किस तरह से पूछा जाता है। आपको एक बड़ी सी संख्या देखा, आपको 1240 देगा, उसके गुणनखंड बताने हैं। 12 के तो बता दिया आपने ऐसे करके। देखो 12 छोटी सी संख्या, उसके भी कितने गुणनखंड हुए? 3, 4, 5, 6 हुए ना। अब आप सोच के देखें 1240 के कितने होंगे? आप 1 का भाग देंगे, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 6 का, ऐसे 1240 तक थोड़ी देंगे। आपको कैसे पता चलेगा? सही बात है ना। तो उसका एक मेथड होता है, उसकी जो क्लास है उनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो भी आपके सिलेबस में है, पर एलडीसी के ये जो वीडियो एग्जाम है इसके सिलेबस में नहीं आएगा ये। ठीक बात है। अब हम देखते हैं, देखो 12 नंबर में क्या है? 12 नंबर, हाँ ये 12 अपना क्या हो गया? अभाज्य टुकड़े हो गए। समझ गए ना। ठीक है, तो देखो इसका नियम क्या होता है, आपकी जो स्क्रीन उस पर लिखा भी है, आपकी पीडीएफ के अंदर भी लिखा हुआ है ना, कि आपको 12 में क्या है, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते समय आपको क्या करना है? उसमें सबसे पहले किसका भाग देना है? 2 का। लिखा हुआ है देखो पीडीएफ में। उसके बाद में किसका देना है? 2 के बाद 3 का, उसके बाद 5 का। ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। फिर 7 का नहीं लगे, फिर अगली अभाज्य संख्या का। समझ गए ना। तो इस तरह से हम उसके टुकड़े करने हैं और इस तरह से हम पूरा से सॉल्यूशन बिठाएंगे। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं आराम से। अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जैसे कि अब एक बात देखते हैं बहुपद का। जैसे कि ये अपने पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है 9xy + 6z है, ये लिख दिया। इसमें देखो कितने पद हैं? एक ये पद है, एक ये पद, 2 पद है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 2 पद का रेखीय समीकरण, रेखीय बहुपद। ठीक है, अब इसे देखते हैं। देखो इसमें 9xy है, ये क्या है? एक पद ही तो है, एक पद है। ठीक है, इस पद के अंदर देखो आप इसका टुकड़ा करना चाहो, इसका 9 का, तो आप क्या क्या टुकड़े करेंगे? 9 × x × क्या? मैं आपको बीजीय व्यंजक है उनके बता रहा हूँ, जो आपके बीजीय व्यंजक का मतलब संख्याओं के, तो आपने गुणनखंड कर लिए ना। ऐसी चीज़ों को कैसे करेंगे आप? तो 9xy का कैसे गुणनखंड करेंगे? तो वो किस तरह से लिखा जाएगा? ऐसे। समझ गए ना। इसका हम इस तरह से लिखेंगे। देखो अगर हम इसको ऐसे देखें, अब आप बताएं, हाँ इनके और कोई इनके अलावा टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते। आप 3 × 3 भी लिख सकते हैं। ठीक बात है, पर मतलब ऐसा है कि कोई संख्या लिखी हुई है 9xy, इसको आपको क्या बताना है? इसके टुकड़े गुणनखंड बताना है। तो क्या होगा इसका गुणनखंड? यही हो जाएगा, सेम ही। सही बात है ना, क्योंकि इसका नहीं हो रहा और गुणनखंड। अगर मान लो मैं संख्या को इस तरह से लिख देता 9xy + 6x, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं? 3x ले लेते हैं। समझ गए ना। इसमें 3x ले लेते और यहाँ क्या बच जाता? 3 बच जाता, 3y प्लस यहाँ पर क्या बच जाता? 2। तो इसका जो गुणनखंड है वो इस तरह से हो जाता है। समझ गए मेरी बात। तो आपको क्या देखना है? उसमें से एक पद है उसको देखना। आपको सिर्फ मैं अकेले एक सिंगल पद में से पूछ रहा हूँ।
तो इसका गुणनखंड क्या होगा, यही संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके टुकड़े हैं वो नहीं हो रहे। समझ गए? अब आपकी देखो लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, 9xy बराबर क्या है, 9 इंटू एक्स इंटू वाई। इन्हें आगे गुणनखंड नहीं कर सकते, बताओ कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते बताओ? एक्स ने क्या टुकड़ा करके लिखोगा, वाई को कैसे लिखेंगे? अब 9 को तो आपने बोल दिया कि आप क्या कैसे लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो उस चीज़ का तो फायदा है नहीं, उसे तो हम 9 ही लिखें ज़्यादा संख्या। देखो बाकी दोनों तो क्या है आपके चर राशि है, ये क्या है अचर, तो इसे ऐसे पढ़ने देते हैं 9 को 9। सही बात है। तो इस तरह से ये पूरा समीकरण है वो आपके पास लिखा हुआ है। अब देखो उन संख्याओं में तो क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अभाज्य मतलब जिनमें किसी चीज़ का भाग न जाए। पर इसमें हम अभाज्य नाम नहीं काम में लेंगे। इसमें क्या काम में लेंगे, इन गुणनखंड को अखंडित गुणनखंड। क्या इनके और टुकड़े हो सकते हैं? 9xy के और टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड। कैसे बोल रहे हैं? अभाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का किसका भाग जाए, 3 का, 5 का। सही बात है ना, अभाज्य संख्याओं भाग जाए, तो संख्या तो है ही नहीं। तो फिर इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अखंडनीय गुणनखंड। समझ गए ना? अभाज्य का मतलब यही होता है। तो इस तरह की टर्म के लिए हम अखंडनीय शब्द का काम में लेंगे। देखो आपके पास लिखा हुआ भी है, अखंडनीय शब्द का प्रयोग करेंगे। बीजीय व्यंजकों के अभाज्य के स्थान पर हम किस चीज़ का काम में लेंगे, है ना, अखंडनीय का काम में लेंगे। अब गुणनखंड है वो ज्ञात कैसे करते हैं, देखो ऐसा है, मैं इसे मिटाकर क्या करता हूँ, एक समीकरण लिखता हूँ। ठीक है, उस समीकरण में आपको क्या बताना है, आपके पास लिखा हुआ भी है, देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्लस 15 AB स्क्वायर। इसका हमें क्या बताना है, गुणनखंड बताना है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया, इनमें से आपको क्या देखना है, सबसे पहले कॉमन देखना है। ठीक है, इसमें हमने कॉमन क्या है, तो इसमें देखो AB। ठीक है, तो हम A का स्क्वायर तो ले नहीं सकते। दोनों में से कम कौन सा है, दोनों में से कम कौन सा है, यही तो है। दोनों में से कम आपका A है, इसमें कम कौन है, B है, और यहाँ पर कम कौन है, 15 और 12 में भाग दें। मतलब एक तरह से HCF बोल सकते हैं, एक तरह से HCF ही तो कॉमन आएगा ना। ठीक है, इसमें तो 3 आएगा, और इसमें क्या आएगा, A, और यहाँ पर क्या आएगा, B। अब आप क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, 3 में इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, 4। A स्क्वायर में A का देंगे तो A, B में B से कट जाएगा, प्लस इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, 5। A का भाग A से तो कट जाएगा, B का भाग B स्क्वायर में तो B। तो क्या ये इसका गुणनखंड होगा ना। तो बस ऐसे गुणनखंड होते हैं और कुछ नहीं है। समझ गए? तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ताकि आप समझ पाएँ। ठीक बात है। आगे भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 2 और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, उनको मैं समझाता हूँ। उसके बाद में गुणनखंड ज्ञात करने की जो आपकी विधियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप एक बार लिख लें, जैसे भी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आपका इस तरह से लिखा है, 25 A³ B प्लस 15 AB क्यूब। इसका आपको बताना है। हालांकि आपके पास आंसर लिखा हुआ है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। तो आप बताएं 25 और 15 में से कॉमन क्या है, 5। ठीक है, इनको हम 5 लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम एक बार ऐसा निशान नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब A³ और A में से क्या कॉमन है, A। छोटा तो यही है, छोटा पद लेना है। B³ और B में से B, तो ये आ जाएगा कॉमन, आ जाएगा ना। ठीक है, इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, 25 में 5 आएगा, A³ में A का देंगे तो A का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर B। ठीक है, अब इसे देखते हैं। हाँ, B से तो B कट जाएगा, सही बात है, B से तो B कट जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, 3। A के अंदर कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ये इसका गुणनखंड है। अब बताओ आप इसके और टुकड़े कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, अखंडनीय गुणनखंड। समझ गए ना। इसे हम अभाज्य तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभाज्य तो संख्याओं के रूप में काम में लिया जाता है। बीजीय व्यंजकों के काम में लिया जाएगा अखंडनीय, तो इसे हम बोलेंगे अखंडनीय गुणनखंड। ये बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो एग्जाम्पल उसे देखते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। एक बार मैं 1-2 एग्जाम्पल इसी तरह से लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10x² - 18 x³ प्लस 14 x⁴ इज इक्वल टू, इसका आपको गुणनखंड बताना है। तो हमने ऐसा देखा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को देखेंगे। संख्याओं का HCF है वो कितना होगा, मतलब मैस है, सब में किस चीज़ का भागदार है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है वो। ठीक है, तो कितनी होगी, 2। अब एक बात बताओ, इस चीज़ को हम लैंग्वेज के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, सभी बहुपद के पदों में। ठीक है, हम क्या देखेंगे, जो आपका सर्वनिष्ठ है, कॉमन को क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ। ठीक है, जो सर्वनिष्ठ है उस संख्याओं को देखेंगे। सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ हम क्या देखेंगे, बड़े से बड़ा सर्वनिष्ठ, उसे क्या बोलते हैं, HCF ही बोल रहा है, HCF ही तो बोलते हैं ना, मतलब मैसे वो देखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उनमें से चीज़ों को कॉमन लेंगे, और इस तरह से हम उनके गुणनखंड बताएंगे। इसमें हमने क्या कॉमन ले सकते हैं, 10, 18, 14 में क्या कॉमन है, 2 ही है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं रहता। x² x³ और इसमें क्या कॉमन है, x का स्क्वायर।
सही बात है, x का स्क्वायर। अब इसमें इसका भाग देंगे तो 10 में देंगे तो 5 आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा माइनस, यहाँ इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 9x आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ इसमें इसका भाग देंगे तो 7 और x स्क्वायर बन जाएगा। ये इसके क्या होंगे गुणनखंड, बस इसी तरह से, ठीक है। तो हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, ये आपका क्या बन गया आपका, हाँ इसे 7 को पहले भी बोल सकते हैं, इसे बाद में बोल सकता है, वो एक ही बात है। ये माइनस का पद माइनस ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक बात है। तो ये आपका अखंडनीय गुणनखंड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, गुणनखंड ज्ञात करने की कितनी तरह की विधियाँ होती हैं, है ना, और यही इंपॉर्टेंट है, ये मान लो इन्हीं से क्वेश्चन है वो बनेगा। आपको विधियाँ याद रखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। हम विधियों को क्या है समझेंगे, हमें क्वेश्चन करना है, विधि से क्या मतलब होगा, सही बात है ना, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है, पर विधि आपको पता होनी जरूरी है कि ये मेथड होता है। मैं इसे मिटाता हूँ और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं, देखो गुणनखंड ज्ञात करने की विधियाँ हैं लिखी हुई हैं आपके पास, ठीक है। इन तीनों विधियों में सबसे पहली विधि क्या है, सार्वनिष्ठ गुणनखंड विधि। सार्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोले तो अभी बताया था कॉमन। सार्व का मतलब होता है, सार्व का मतलब क्या होता है, सब जगह से, सार्व का मतलब सब जगह से, सही बात है। और निष्ठ का मतलब होता है कॉमन, सही है, मतलब पूरी चीज़ में से जो चीज़ कॉमन आयन है उस विधि से हम क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन बैठाएंगे। तो पहला एग्जांपल है सार्वनिष्ठ गुणनखंड का, मैं लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। और पहला जो क्वेश्चन है वो लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा ax प्लस bx प्लस cx, इसके आपको गुणनखंड बताने हैं। और ये जो पहली जो विधि है सार्वनिष्ठ गुणनखंड विधि, सार्वनिष्ठ गुणनखंड विधि है, मैं आपको लिखाने को तो लैंग्वेज लिखा सकता हूँ पर कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे, सही बात है। मतलब सार्वनिष्ठ का मतलब है जो चीज़ सब में कॉमन है उस तरीके से हम क्या करें, उस चीज़ को हम टुकड़े कर सकते हैं। अब बताएं इनमें से सबसे सब में कॉमन कौन है, x है, ठीक है। तो हम x को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बस इसी चीज़ बोलते हैं सार्वनिष्ठ गुणनखंड विधि, ठीक है। अब ये हिंदी में लिखा गया, बस इसमें a आ जाएगा, इसमें क्या आएगा p, और इसमें क्या बच जाएगा c, ये इसका गुणनखंड होगा, क्यों, सही बात है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये होगा। दूसरा जो एग्जांपल है वो लिखते हैं, ये आप लिखते रहें, आपके पास नहीं है लिखा हुआ। हाँ अगला जो एग्जांपल है मैं लिखता हूँ, ठीक है। अगला एग्जांपल है मैं लिखता हूँ आपके पास इस तरह से, आप PDF में से देख पाएंगे, और यहाँ पर जो है जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऊपर देख पाएंगे। 15x की पावर 4 y स्क्वायर प्लस 3x क्यूब और y क्यूब, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इसको क्या बताना है, गुणनखंड बताना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, सार्वनिष्ठ गुणनखंड विधि। सार्वनिष्ठ मतलब सब में से कॉमन क्या आएगा, उसी तरह से हो रहा है ना क्वेश्चन, ठीक बात है। इन सब में से कॉमन आएगा, पहली बात तो संख्याओं में तो आएगा 5, और x में क्या आएगा सबसे, x, हाँ x की पावर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर x की पावर 3, तो क्या आएगा x की पावर 3 आएगा, सही बात है। यहाँ देखें y स्क्वायर, y क्यूब, y 5, तो y स्क्वायर ही आएगा। अब आप एक बात सोच के देखो, यहाँ पर अगर आप y क्यूब ले लोगे तो इसमें किस तरह से काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे ना। इस वजह से जो सबसे छोटा होता है ना वो हमें लेना होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, y स्क्वायर, ये आ गया सार्वनिष्ठ कॉमन, आ गया ना इतना। अब क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, तो 10 में देंगे तो आएगा 2, x क्यूब से कट जाएगा, y स्क्वायर से y 5 में देंगे तो y की पावर 3 बच जाएगी, ठीक है, माइनस, यहाँ लिखते हैं। इसमें इसका भाग 3 बार, इसमें इसका x बार, इसमें इसका कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, प्लस इसमें 6, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें इसका y, ये होंगे इसके क्या, सार्वनिष्ठ गुणनखंड, समझ गए, ये होते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, स्टूडेंट्स को ऐड करके रखें, है ना। अगला जो क्वेश्चन है देखो, अगला एग्जांपल आपको करना है ax प्लस bx प्लस ay प्लस by प्लस az प्लस bz, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं जो आपको सिस्टम बता रहा हूँ ना उसमें हर चीज़ होगी, टेस्ट जो होंगे ना, हम टेस्ट लेते हैं ना, जो हम जो ऐप पर हमने जो हायर कर रखी है वो भी नहीं करनी पड़ेगी, हर चीज़ अपना ही होगा, अपना खुद का ऐप होगा, आपका खुद का प्लेटफॉर्म होगा, हैं, उसमें पैसे लगते हैं यार बहुत ज़्यादा, ये बात है। अब यार इतना पैसा लगा देगा तुम बताओ, इतना रुपया हर महीना लग गया, पहला प्लान है ये मंथली 10,000 रुपया, ज़्यादा है यार 10,000 रुपये। अगर थोड़ा कम होता है ना तो हम कर देते हैं। 10,000 रुपये अगर हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 500 रुपये में कोर्स बच्चा 20 जना हर महीना खरीदन है तो आपको सिस्टम सही रहा है, पर एक बार शुरुआत करनी होगा, एक बार शुरुआत थोड़ी दोहरी होगा, सही बात है ना। पहला क्या होगा अपन 6-7 महीना थोड़ा दोहरा रहा काम, ये वजह से दिक्कत है।
उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस बाकी का सिस्टम वही मैनेज करेंगे। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ आपको, ये देखते हैं, देखो हाँ ये वाला देखते हैं, देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें समझ में नहीं आया। सार्वनिष्ठ देखो मैंने ऐसे बताया, जो सब में कॉमन है वो देखना है। तो पहले आप ये बताएं कि कौन चीज़ ऐसी है जिसमें कॉमन, देखो इसमें ए और क्या, ए और कहाँ है, यहाँ है। तो सबसे पहले आप इनको लिख लो, ए वालों को लिख लो, देखो ये लिख लो, ये लिख लो और ये लिख लो, ये 3 लिख लो, पहले लिख लेंगे, ठीक है। इन तीनों को हम एक जगह लिख लेते हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस क्या, ए वाई प्लस क्या, ए जेड। अगले वाला आपको चाहता है कि दिखे ही नहीं, सही बात है। तो मैंने इनको कहाँ लिख दिया, यहाँ और इसे यहाँ लिख दिया। आगे कौन बचा, बी एक्स बी वाई बी जेड। तो बचा बी एक्स बी वाई और क्या बचा, बी जेड, ये बचा, ऐसा लिख दो। अब आप बताओ क्या इसमें से आप एक कॉमन ले सकते हैं इन तीनों में से, इनको अलग छोड़ दो एक बार। आप इनमें से एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स यहाँ वाई और यहाँ जेड बचेगा, प्लस यहाँ कौन कॉमन आएगा, बी एक्स प्लस वाई प्लस क्या, जेड, ऐसे ही है ना। देखो इसमें बी कॉमन लेंगे, लिखने वाला काम बाद में किया करें, ठीक है, आपको समय देंगे आराम से। एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड है, क्या आप इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन बताएं, क्या एक्स वाई जेड कॉमन नहीं है क्या, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पद के जो आपका कॉमन है वो है एक्स वाई और क्या, जेड, वो कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा कौन यहाँ पर, ए, यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ पर कौन बचेगा, एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया तो बचेगा बी। तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं ना। तो इस टर्म का ये जो है वो आपका एक क्या होगा, सार्वनिष्ठ गुणनखंड होगा। समझ रहे होंगे ये बात। अब इसी तरह का दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हाँ आराम से लिखें, कोई दिक्कत। अगला जो एग्जांपल है मैं लिखता हूँ, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1, इसका आपको बताना है। ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1, है ना। इसका आपका होगा कि हम क्या, देखो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, ए, तो आप ए कॉमन ले लें, तो इसमें क्या बचेगा, बी माइनस 1, और बाकी को हम क्या है ऐसे लिख देते हैं, समझ गए। इसमें से दोनों में से हमें एक चीज़ दिखी जो कॉमन थी, हमने लिख दी और हमने इस तरह से उसको लिख दिया, ठीक बात है। अब देखते हैं, देखो इस पद को हम ऐसे लिख देते हैं, और ये जो माइनस है इसको 1 लिख दें, -1 लिख दें यहाँ पर। इसमें से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, 1 का तो भाग सभी में जाता है, चाहे बी में हो, चाहे बीजीय व्यंजक हो, चाहे संख्या हो, 1 का भाग सभी में जाता है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि b/1, तो क्या b नहीं आएगा, क्या आएगा ना, b कुछ भी हो, सही बात है। तो इस वजह से -1 मैंने कॉमन लिया, तो ये b तो क्या बन जाएगा, प्लस का, और ये वाला क्या बन जाएगा, इससे इसे गुणा करो, देखो क्या यही चीज़ आएगी, क्या -1 को इससे गुणा करो b से, तो क्या आएगा, -b, -1 को -1 से गुणा करो तो क्या आएगा, प्लस का 1 आ रहा है, ठीक बात है। क्या दोनों पद एक जैसे बन गए, क्या बन गए। तो अब आप इन दोनों पदों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, b-1, तो यहाँ तो क्या बचेगा, a, यहाँ क्या बचेगा, -1, तो आंसर क्या होगा, b-a और a-1, समझ गए ना, इस तरह से आंसर होगा। बता दूँ ना इसे, ठीक है। अगला एग्जांपल आपके पास इस तरह से है, आपको लिखना है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आप लिखेंगे प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें बताना है क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कोई भी चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है क्या आपको, नहीं दे रही, तो आप मल्टीप्लाई करें फिर एक बार, ठीक है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसका गुणनखंड आप ये भी बता सकते हैं, कोई गुणनखंड है, सही बात है, पर क्या ये गुणनखंड है क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। गुणनखंड किस फॉर्म में होता है, 35 लिखता हूँ, क्या 35 का गुणनखंड मैंने 30 + 5 बताया आपको, कभी नहीं बताया। प्लस का निशान होता है क्या उसमें, नहीं होता। कैसे होता है, 6 × 5 हो सकता है ना, 7 × 5 हो सकता है 35 का, सही बात है। तो ये चीज़ है, तो आपको उसको उस फॉर्म में लेके जाना है। हम देखते हैं, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी एक्स स्क्वायर, इसका +1 से करेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस एक्स का इससे तो क्या आएगा, एक्स ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर एक्स, कुछ भी बोल दो एक ही बात है। एक्स का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बी स्क्वायर, ठीक बात है। अब आप ऐसे देखें, इनमें सब में कॉमन कौन है, एक्स है ना, ठीक।
इन सब में देखो एक पद है, उसको तो हम अलग छोड़ देंगे। एक बार ए बी को हम इस तरफ छोड़ देंगे एक बार, ठीक है, एक बी को छोड़ देते हैं, ए बी को तो हम यहाँ छोड़ देते हैं ए बी को, ठीक है, और बाकी को लेते हैं, ए बी को हम यहाँ लिख देते हैं एक बार, ठीक है, और बाकी सबको देखते हैं। इन तीनों में देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। एक्स, एक तो एक्स है, और क्या है, और कोई भी चीज़ नहीं है, नहीं है, सही बात है। तो फिर हम ऐसा लिखें, एक्स कॉमन है तो फिर क्या लिखेंगे, ए बी एक्स, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे तो लिखेंगे, सही बात है। अब हम देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे ना, ठीक बात है। देखो अगर हम इस तरह से जोड़े बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर कोई दूसरा तरीका। दो दो किस चीज़ की, ए बी एक्स स्क्वायर और इसके साथ क्या, इन दोनों को देखते हैं और इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते किसी भी चीज़ के लिए। इन दोनों को देखते हैं एक बार, तो हम इन दोनों को देखें तो क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, इन दोनों को 1 3 और 2 4 को देखें, क्या इससे हो जाएगा, देखते हैं, देखो करके देख लेते हैं, क्या पता एक बार इससे हो जाए। तो इसे देखते हैं, इनमें क्या आएगा, देखो एक्स ले लेते हैं कॉमन, और क्या आएगा, ए बी आएगा, सही बात है। यहाँ क्या बच जाएगा, ए एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर एक्स का देंगे तो एक्स कट जाएगा, बी का देंगे तो बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बी। अगले वाले में छोड़ देते हैं, प्लस का निशान, ठीक है। इन दोनों में से देखें तो क्या कॉमन है, ए, बस कौन जाएगा, बी प्लस हाँ ए एक्स बच जाएगा। अब आ जाएगा, देखो कॉमन आ जाएगा ना, सर्वनिष्ठ कॉमन। अब इन दोनों में से देखो ये दोनों कॉमन है ना, तो हम इन दोनों में से कॉमन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। अरे ए एक्स प्लस बी या फिर बी प्लस ए एक्स, एक ही तो बात है, ठीक है। इन दोनों में से हमने ये बाहर लिख लिया। अब हम क्या ले सकते हैं, इसको एक्स बी प्लस क्या ए लिख सकते हैं, बस यही होगा। तो ये क्या होगा, इसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब आप लिख सकते हैं, ठीक। अगली जो विधि है उसका नाम है, दूसरी विधि का क्या नाम है, हाँ, दूसरी विधि का नाम है पदों के पुनः समूहन। तो आप समझ पा रहे होंगे, आपके जो टर्म्स होती हैं उनका पहले आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। अभी जो आपने किया वो भी पदों का पुनः समूहन ही है, फिर भी मैं अलग से बनाकर आपको बता रहा हूँ, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो दूसरी विधि आप देख पा रहे होंगे, पदों का पुनः समूहन, ठीक है। उसका जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, देखो, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आपने किया है ये एग्जाम्पल, फिर भी मैं लिखता हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस, हाँ, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए जेड प्लस बी जेड, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनमें क्या है, देखो कोई भी चीज़ है वो आपको सार्वनिष्ठ दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, कोई भी चीज़ कॉमन दिख रही है क्या, सार्वनिष्ठ का मतलब कोई भी चीज़ कॉमन, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, देखो इनमें, इन सभी के अंदर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप कुछ ऐसे पद लेंगे जिनमें तो हो सकता है, कुछ ऐसे जोड़े बनाएंगे जिनमें हो सकता है, तो वो कौन से होंगे, हाँ, ये एक्स एक्स इनके साथ है, और कहाँ पर एक्स कहीं पे नहीं है, इनके साथ क्या है, वाई वाई है, और इनके साथ क्या है, जेड जेड। मतलब क्या, हमने इनका समूहन किया ना, जोड़े बनाए ना इनके, सही बात है। तो अब आप बताएं, क्या इन दोनों में से हमारे पास कॉमन कौन है, एक्स, तो हम इनका क्या है, एक्स लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। ये प्लस का निशान, इनमें हम क्या बोलेंगे, वाई कॉमन लेंगे, और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, ए प्लस क्या बी, सही बात है ना, ठीक है। यहाँ हम कॉमन क्या ले सकते हैं, जेड, और यहाँ क्या बोलेंगे, ए प्लस बी बोलेंगे। अब देखो ये टर्म आ गया इस तरह से। अब इसमें से एक बात बताएं, किस चीज़ का समूह है अलग से बन रहा है, ए और बी का बन रहा है ना, ए और बी क्या बन रहा है, अलग और बन रहा है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पुनः समूह। क्या पुनः समूह, क्या पुनः दोबारा जो नहीं कर रहे, क्या आप समूह नहीं बना रहे, क्या इसका बना रहे हो ना, बस इसी चीज़ को बोलते हैं पुनः समूहन विधि, ठीक बात है। तो देखो, जब आपके सार्वनिष्ठ कॉमन विधि काम नहीं करती, सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलते आपको, तो फिर आप क्या करते हैं, उनके जोड़े बनाते हैं, समूह बनाते हैं, बस यही तरीका है और कुछ नहीं है, समझ गए होंगे।
ठीक है। इनमें हम क्या लेंगे, ए और बी क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। ए और बी इसमें कॉमन आएगा, बचेगा कौन, एक्स, यहाँ निशान प्लस का। ए और बी इसमें कॉमन आएगा पूरे में से, तो बचेगा कौन, वाई। इसमें कौन आएगा, ए और बी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कौन, जेड। प्लस का निशान है यहाँ पर। ये क्वेश्चन का सही जवाब है, समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं। पहले भी तो आया था ऐसा क्वेश्चन एक, जोड़े बनाने पड़ेंगे, मतलब इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। अल्टरनेटिव होगा मैं आपको बताऊंगा, पर वो क्या होगा, ऑप्शन, उनके लिए ऑप्शन होने ज़रूरी है, ऑप्शन के बिना नहीं हो सकता। अगर आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको, बस एक और आखिरी क्वेश्चन, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, इसका आपको गुणनखंड बताना है क्या होगा। ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ? आपको नहीं दे रहे, दिखाई देखना, देखो। अब बताओ इसमें से आपको कोई उभयनिष्ठ दिख रहा है? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन चीज, सभी चीजों में से सभी को देखकर नहीं बना सकते हम, नहीं बना सकते तो हमें क्या देखने होंगे, वो चीज देखनी होंगी जो आपको समूह बनाने होंगे, दो चीजों के, ठीक है। तो आपको कितने चीजों के समूह है, देखो कौन सी चीज समूह बनेगी, पहला और चौथा बना लो, चाहे पहला और दूसरा बना लो, एक ही बात है, पहला चौथा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहला और चौथा है वो समूह बनाते हैं, ठीक है। आपने ऐसा कहा पहला और चौथा बनाए, तो हमने बना लिया, तो क्या हम इस चीज़ को ऐसा लिख दें अब 9x, ठीक है, और बाकी की चीज़ को हम ऐसे लिख देते हैं 4y प्लस 6, ठीक है। हमने क्या किया, इनका समूहन कर लिया, हमने इनके जोड़े बना लिए अलग से, ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं, इनमें से कॉमन लेते हैं, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 3x, 3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा x, तो इसमें 3x का भाग लगेगा तो क्या आएगा 2y माइनस इसमें 3, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर भी इसी तरह का एक जोड़ा बनाना है, क्रिएट करना है, ताकि आप उस चीज़ का पुनः समूहन कर पाए, यही तो तरीका होगा, ठीक बात है। तो देखो यही लिख दो, मेरी मानो तो आप सीधा बाद में सोच लिया ये लिखा। अब बताओ यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पर कि ये चीज़ आ जाए, माइनस का 2, माइनस का 2 लिखने से क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से माइनस का 4y आता है, ठीक है। माइनस का 2 माइनस के 3 से क्या 6 लेके आता है, आएगा क्यों नहीं यार, बनेंगे समूहन, क्वेश्चन वाले ने ऐसा ही पूछेगा, सही बात है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का बना लेते हैं, तो 2y माइनस 3 है, एक जोड़ा बन गया, ठीक है। ये इसमें से हम कॉमन लें, ये हटा दिए, मतलब कॉमन लेने का मतलब वो चीज़ हटा दो वहाँ से, ये हटा दिए तो बचा गया 3x, माइनस का निशान है, यहाँ पर क्या बचेगा 2, ये इसका आंसर होगा, समझ गए होंगे, ये बात है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक तो कौन सा, उभयनिष्ठ देखना, उभयनिष्ठ जब नहीं होता, आसान क्वेश्चन में होता है, ये तो आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन सीधा एकदम उभयनिष्ठ होता है, उसमें आप कॉमन निकाल लेंगे, और जिनमें नहीं होता तो उनको आपको क्या करना होगा, समूह बनाने होंगे, फिर आप कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ, जो सबसे अच्छा तरीका, सबसे हार्ड तरीका, और दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला तरीका, अब वो आएगा। यूनिवर्सल ना, ऐसा कुछ नहीं, यूनिवर्सल है अपना तरीका, बताएंगे, देख ऑप्शन आने दे, ऑप्शन आएंगे ना तो फिर यूनिवर्सल तरीका भी बताएंगे आपको। ऐसा एक तरीका होगा जो सब में लग जाएगा, सब में, सब गुणनखंड में, एलसीएम एचसीएफ में नहीं लगेगा, पर अगर आप लसम ऐसा का क्या निकालना चाहते हैं, था ना अपना एक चैप्टर, उसमें नहीं लगा था ना, वो लसम ऐसे में नहीं लगा था ना, लसम ऐसे में नहीं लगेगा, उनमें लगेगा, इनमें आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मतलब ऐसा जो क्वेश्चन है ना गुणनखंड का, आपको कभी नहीं छोड़ना, पहले तो आप इस तरह से करके देखें, अगर नहीं बनता या फिर आप ऐसे सोचते कि नहीं मेरे पास समय है और मैं उस तरह से दिमाग लगा लूँगा, तो ऐसा तरीका भी बताऊँगा आपको कि आप कर पाएंगे, ठीक बात है ना। देखते हैं, देखो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो तीसरा मेथड मेरे पास लिखा हुआ है, तीसरा मेथड क्या है देखना, पढ़ना एक बार, हाँ बीजगणितीय अपने पास रखें, अब जरूरत नहीं है, बीजगणितीय सर्व समीकरण। देखो तीसरा मैंने बताया बीज गुणनखंड ज्ञात करने का, बीजगणितीय सर्व समीकरण, सही बात है। अब मान लो कोई फॉर्मूला ही दे दिया आपको एलजेब्रा का, तो बीजगणितीय सर्व समीकरण का मतलब है एलजेब्रिक जो आपकी आइडेंटिटी होती है, एलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ना, उनसे रिलेटेड कितनी चीज़ें पूछ जा सकती है। तो आपको जितने भी एलजेब्रा के फॉर्मूले वो याद करने होंगे, उनके बेस पे आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि हम थोड़े दिन पहले वो क्वेश्चन पूछते थे ना, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, इसके गुणनखंड क्या होंगे, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो ये देखो कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सही बात है ना। कल भी हमने जो टेस्ट लिया था कौन सा, वर्ग वर्गमूल घनमूल का, कितने क्वेश्चन थे उसमें, थे ना। तो इस चीज़ को संख्या के रूप में भी पूछ सकता है और इसको इस तरह से भी पूछ सकता है ना। तो ये आपका क्या है, एलजेब्रा का क्या है, फॉर्मूले हैं, तो उनके बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले होंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुणनखंड के, उनको देखते हैं। अब एक बात सोच के देखो, ये जो समीकरण लिखे हैं क्या इसको हम इसके टुकड़े फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। मैं दूसरा अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखता हूँ, हालांकि मैं आपको शुरुआत से लिखूंगा, चिंता न करें आप इस चीज़ के बारे में, ठीक है। हम शुरुआत से देखेंगे इस चीज़ को। मैं लिखता हूँ a² + b² + 2ab, ये लिखा। इसको हम क्या बोल सकते हैं गुणनखंड के तौर पर? फॉर्मूला है ये a + b का होल स्क्वायर ही है। अब देखो ऐसा है, आप इसका चाहे क्या कर लो, आप उभयनिष्ठ गुणनखंड देख लो तो भी नहीं हो पाएगा। उभयनिष्ठ कौन है? कोई नहीं है इसमें, तो सही बात है। और आप वैसे कर लो, समूहन कर लो तो भी नहीं हो पाएगा, सही बात है। तो फिर कैसे होगा? फिर वो चीज़ होगी अलजेब्रिक फॉर्म में, अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगी, बीजगणितीय सर्व समीकरण होंगी, मतलब सीधी सीधी भाषा में बीजगणित के फॉर्मूले होंगे, समझ गए होंगे ना। और उसके आधार पर हमें क्वेश्चन करना होगा। तो अब हम देखते हैं जो बीजगणित के फॉर्मूले हैं जो रेगुलर काम आने वाले हैं उनको, है ना, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। तो इनको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, और पहला जो फॉर्मूला है वहाँ से हम देखते हैं। देखो शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला तो देखो यही है, वो अपना है ये वाला, वो है a² + b² + 2ab। इसको हम कैसे लिखेंगे? a + b, हाँ, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। आप a + b के होल स्क्वायर को सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको सीधा इस तरह से दिया जाएगा, ठीक है, x का स्क्वायर या फिर y का स्क्वायर या फिर 2xy, इस तरह से भी दिया जा सकता है, कैसे भी। अब मैं दूसरा लिखता हूँ माइनस में a², यहाँ पर क्या आएगा +b² - 2ab। ये किसका बनेगा? a - b का स्क्वायर का, सही बात है। आगे देखते हैं तीसरा क्या बनेगा। देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, जोड़ने से, ठीक है, तो मैंने कल ही बताई थी, जिन्होंने टेस्ट दिया था, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनको तो नहीं आएगी बात समझे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो क्या बनेगा? ठीक है, मतलब ऐसा है, ये जो आपके समीकरण लिखे हुए हैं ऐसा a² + b का स्क्वायर प्लस इसको जोड़ू क्या, a - b का होल स्क्वायर। ये आपको नहीं मिलेंगे, मैं आपको सब चीज़ लिखाऊंगा। अगर आप किताब में जाकर देखेंगे, ये उठाकर देख लो, आप किताब पढ़ी, 20 किताबें पढ़ी हुई हैं, उनमें से भी आप देखेंगे तो आपको चीज़ नहीं मिलेंगी। तो मैं सभी चीज़ें लिख रहा हूँ एक साथ, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, समझा कर लिखूँगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा बताएं। अब आपके पास ये दे दिया, इसका आपको गुणनखंड बताना है, तो आप ऐसे थोड़ी, इसका आप क्या करेंगे, ये प्लस का है ना, a + b, ऐसा है a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस दिया, इसका आपको गुणनखंड बताना है, टुकड़े बताना है। तो फॉर्मूला आएगा तभी तो कर पाओगे, सही बात है। आपने क्या इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा और दोनों को जोड़ा, तो आप इन दोनों को तो जोड़ेंगे। अब आप बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या, ये दोनों तो कट जाएगा, और a² + b² + b² 2 बार आ जाएगा। तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं क्या 2a² + क्या b²। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात कही थी, जब आपको कोई भी पद इस तरह से दिखाई दे x + y और x - y, तो अगर हम उनको जोड़ते हैं तो पहला पद 2 बार आता है, ऐसा बताया था, और जब घटाते हैं तो दूसरा पद कितनी बार आता है? 2 बार, ऐसे तो बताया था। अरे इस तरह से देखें आप, x + y बराबर मैं 6 बोल लूँ, x - y बराबर आपको बोलूँ मान लेते हैं 4, मैं आपसे x का मान पूछूँ तो मैंने ऐसे तो बताया था, इन दोनों को जोड़ो और किसका भाग दो, 2 का, तो ये वाली वैल्यू आएगी x की, और दोनों को घटाकर 2 का भाग दूँ तो किसी आएगी ना। अब आप क्या इस तरह से नहीं समझ सकते कि ये वैल्यू तो a है और ये वैल्यू क्या है b, ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है, तो a + b और a - b इसी तरह से तो है, सही तो है। अगर आपको एक बात सोच के देखो, अगर आप इन दोनों पद को जोड़ते हो तो पहला पद कितनी बार आएगा? 2 बार। तो क्या ये पहला पद 2 बार नहीं लिखा हुआ क्या? यहाँ पर जोड़ने पर लिखा हुआ है। अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ तो फिर क्या आएगा? ये दूसरा पद क्या आएगा? 2 बार। तो क्या लिखा जाएगा? 4ab। बस ऐसे ही फॉर्मूला बना हुआ है। तो फॉर्मूला को रटना नहीं है, समझना है, ठीक बात है। इसी वजह से ये समझा रहा हूँ आपको मैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मिटाकर चौथा जो फॉर्मूला बन सकता है जो आपका, वो बनेगा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। उसे हम क्या बोलेंगे? 4ab, ऐसे बोलेंगे। समझ गए होंगे। अब आप एक बार लिखें और फिर मैं क्या करता हूँ, ये एक तरह के फॉर्मूले हैं तो मैं एक जगह लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर अगले तरह के फॉर्मूले में एक जगह लिखूंगा, ठीक है। एक बार आप लिखें, लिखना आपको इनके नीचे ही है। अब आप देखना, देखो पांचवा जो है फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला a² - b², इसको हम क्या बोलेंगे? एक बार तो a + b और a - b, ये फेवरेट है इनका, ये वाला, ठीक है, ये वाला फेवरेट रहेगा,
इसको आपको ढंग से याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम क्या बोलेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। गुणनखंड में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक बात है। अब हम देखते हैं, देखो 6 नंबर कुछ क्यूब के होंगे, तो क्यूब के मैं आपको लिखाता हूँ 4 फॉर्मूले, ठीक है। उन 4 के अलावा है आपको नीड नहीं रहेगी, तो चारों लिखते हैं। देखो सबसे पहला है, आपको देखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, बराबर क्या होगा, ए माइनस बी, और क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सीख हटो वहाँ से गणेश। ए क्यूब माइनस बी क्यूब पहले बताया हुआ ना, ये ए माइनस बी, अभी जो वर्गमूल घनमूल पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी ये चीज़, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों माइनस के होंगे, ए क्यूब और ये जो प्लस माइनस वाला पद है, ठीक बात है, और ये किसका होगा, प्लस का होगा। समझ गए मेरी बात, ठीक बात है। तो आपको क्या पूछेगा, ये पूरा दे देगा और आपका गुणनखंड क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। या फिर आपको ये दे देगा और आपका गुणनखंड का आंसर क्या हो जाएगा, ये। मैं आपको ऐसे कहूँ इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो क्या वो नहीं होंगे क्या, इसका फॉर्मूला होगा, बस यही बात है। ज़्यादातर कंडीशन में देता क्या है, ये देता है, समझ गए, और आपको गुणनखंड ये करने होते हैं, और इस कंडीशन में क्या देता है, ये, और वो आपको टुकड़े करने होते हैं, समझ गए होंगे, ठीक बात है। अब मैं लिखता हूँ 7वां फॉर्मूला, क्यूब के लिख रहे हैं हम अलग से। अभी तक तो स्क्वायर के थे, 6 से आगे जो बढ़ेंगे वो आपके क्यूब के होंगे। अगले वाले में ए क्यूब प्लस क्या होगा, बी क्यूब। तो इसमें देखो जो ए वाला टर्म है ना, वो तो प्लस में होगा, आगे वाला जो टर्म है वहाँ यहाँ तक तो प्लस होगा, पर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस ऐसा है, इतना ध्यान रखना है, ये इनमें अंतर होता है, ठीक। यहाँ प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर माइनस वाले में क्या होगा, पूरा प्लस होगा। देखो ये माइनस वाला है, उसमें पूरा पद क्या है, प्लस का, और ये जो प्लस वाला है उसमें क्या है, आखिरी पद क्या है, माइनस का। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे, ठीक बात है। ये बना कैसे है, उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, सही बात है, क्लास आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हम देखते हैं 8वां जो बिंदु है उसे। 8वां बिंदु है ए प्लस बी उसका क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आएगा, हम क्या बोलेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और फिर a प्लस बी, ऐसे, ठीक है। मतलब आपको ये चीज़ दी जाएगी और उसका गुणनखंड है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, सब चीज़ प्लस में होंगी, सब के सब, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, और लगाता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को a से गुणा करें तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको b से गुणा करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा ना, बाकी का तो वैसे रहेगा। तो आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, ये बात है। तो दोनों तरीके से इस चीज़ को क्या है आपको ध्यान रखना है, ठीक बात है। अब मैं क्या करता हूँ, 9वां जो फॉर्मूला है वो लिखता हूँ, क्यूब का है, ठीक, और उसके बाद में हम इसे बंद करते हैं। अब मैं बताऊँ, ए याद है कि को नहीं होता, पर्ची दे दीजिए एल है, फिर ही को नहीं हुआ। अब देखो ए याद है कि को नहीं हुआ, हाँ आना यूज़ करना होना चाहिए, समझ में होना चाहिए, इन अप्लाई करना है, यह बात है। तो याद होना से कुछ नहीं, फॉर्मूला बहुत सका याद है फॉर्मूला, उनका यूज़ कैसे होगा, या आप फॉर्मूले की पर्ची बता लेना, मैं कह रहा हूँ आपको, थे करना रख लेता रहे, देख बुक रहे सही थे बता पाओ तो यहाँ मैं बता पाओ, इन्हें यूज़ कुछ होना है। दूसरी बात, एक भी फॉर्मूला मैंने याद नहीं किया तो कैसे याद होगी, फॉर्मूले कैसे, मैंने आपको यही बात की, कोई भी चीज़ कैसे याद होगी, आप उसका बार बार क्या करेंगे, रिपीटेशन करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ याद करनी है तो पर्ची पे लिख के यूज़ कर लो तो भी याद हो जैसे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, पहले हम देख देख के यूज़ करते थे, अब हमें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के सभी मान याद है, ठीक है। कितना मान होगा, इन 6 होगा, इन 6 36 मान हो टोटल, सब याद है। थे साइन 45 कितनी हो बता देंगे, बटे √2 थे को कोस 45 की हो वो भी बता दें, है ना। तो वह बात है ना, यूज़ करने पर बात होती है उसको। इसे देखते हैं 9 नंबर को, 9 नंबर जो फॉर्मूला है उसे देखते हैं। देखें ना माइनस का, अब देखो माइनस में मैंने आपको बताया, देखो a माइनस बी का क्यूब, ये क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, यहाँ माइनस है तो बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस क्या b। ये देखो जहाँ पर सब प्लस है ना, यहाँ पर सब माइनस है, बस इतनी ही बात है और कुछ नहीं है। a क्यूब फिर क्या माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर ब्रैकेट a माइनस b, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। आप क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं और लगाते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab, अगर जब a से गुणा हो तो क्या आएगा, माइनस a स्क्वायर b, और माइनस का ab है, जब माइनस के b से गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस 3ab उसका 8 प्लस हो जाएगा वो, यह बात है। क्यों,
क्योंकि ये जो चीज़ है माइनस है, इससे माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा प्लस, और 3a और b गुना होगा तो क्या आएगा 3a और b का स्क्वायर, क्योंकि b 2 बार जाएगा ये बता। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे लिखें फिर आगे बढ़ते। 10 नंबर में ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा बताया ये तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई करो इससे इससे इससे, वैसे भी लिख सकते हैं। मैं ऐसे बार बार नहीं लिखूंगा तुम लोगों तोड़ तोड़ कर, ठीक बात है ना। इन्हें बोला कोटेलरी फॉर्म, ठीक है, कोई भी चीज़ की मतलब जकी है कि थोड़ी अलग फॉर्म में आप यहाँ बोल दे, अपन वैसे उनसे हमें मतलब नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरह से होगा। इसका और फॉर्म लिखते हैं, इसी चीज़ का और फॉर्म लिखते हैं। अगर मैं ऐसे बोल दूँ a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो फिर कैसे होगा देखो यहाँ माइनस आ रही है, फिर तो देखो ऐसा है, कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर होगा प्लस b का भी स्क्वायर होगा प्लस c का भी स्क्वायर होगा, पर यहाँ पर जो चीज़ है ना ये +2। अब देखो जहाँ पर भी c है ना जिसके साथ में, वहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बाकी प्लस रहेगा। ठीक, कहाँ पर यहाँ देखो एक बात सोचो, c से गुना होगा, माइनस का c माइनस के c से गुना होगा, क्या आएगा क्यों चिंता करो, मल्टीप्लाई करके देख। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर करनी है ना तो उसे आप मल्टीप्लाई करके देख लें। आपको मैंने मल्टीप्लाई किए भी नहीं बता दिया। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ऐसे गुना के उस तरफ, फिर सब को मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ, इससे अच्छा तो मैं आपको क्या एक टर्म को सिखा दिया मैंने c से मतलब है, तो मैं सिर्फ c को देख रहा हूँ। ठीक है, c को माइनस सी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा प्लस का c, आगे और नहीं। ठीक है, तो क्यों चिंता करो। अब तो देखो फिर ओ माइनस को तो फिर गुना होके और भी तो क्या 80 ने 80, तो देखो ओ माइनस को c है, a से जब गुना होगा तो क्या लेके आएगा माइनस का ac, माइनस का c जब b से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा माइनस का bc। तो आप चिंता क्यों करते हैं, आप ऐसा 2 लिखें और यहाँ पर जो चीज़ है उनको क्या करें आप, a और b में क्या c है क्या नहीं है, तो ये तो प्लस का ही होगा, ये b इसमें c आ गया तो ये माइनस का बना देगा, इसमें c आ गया इसको भी क्या बना देगा माइनस का, ऐसे। ठीक बात है, समझ गए मेरी बात। अब मैं आपके सामने दूसरा लिखूं तो क्या आप उसका नहीं बना सकते क्या, मैं a माइनस बी प्लस सी लिखूँ, क्या उसका बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपको लिखना है घर पर जाकर कैसा कैसा, मैं लिख देता हूँ। देखो ये आपके लिए काम है, इसका लिखना है आपको। दूसरा इको, तीसरा 2 पद माइनस का जाए इको, उसका नहीं है, 2 भी तो हो सकता है, 2 भी तो हो सकते हैं। अब बताओ 2 होने से क्या होगा, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, चेंजिंग कहाँ होगी वहाँ होगी, जिसके साथ में b है वो तो क्या होगा ab क्या बनेगा माइनस का, ac क्या बनेगा माइनस का, और bc क्या बनेगा प्लस का बनेगा ना। बस यही बात है, ये आपको घर पे जाके बनानी है। अब देखते हैं आखिरी जो फॉर्मूला है, बात नहीं करें, आखिरी फॉर्मूला उसे देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy और z, इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरह से ये लिखा सकते, ये फॉर्मूला है पूरा। ठीक है, इस चीज़ का वर्णन ये होगा और इसको याद करना पड़ेगा। आसान ही चीज़ है ये, ज़्यादा इसको भी कितनी तरह से लिख सकते हैं बताएगा आपको, कम से कम 7-8 तरीके से। और ऐसे ही डर गया हैं, इस चीज़ को भी हम 7-8 तरीके से लिख सकते हैं, पर आप एक याद रखें काफ़ी आपके लिए। ठीक है, जब ज़रूरत होगी ना, तो ये तो बेस फॉर्मूला है, इस बेस फॉर्मूले से हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। यहाँ पर अगर माइनस हो जाए तो जेड की जगह, फिर वहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी। सही बात है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाए तो फिर क्या हो, सही बात है ना। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम क्रिएट होगा। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें होंगी, जो क्लास होगी, उनको हम कल देखेंगे। कल हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, थ्योरी पूरा हो गया कंप्लीट, थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी हो गया, ऐसी बात नहीं है। ठीक, अब चलो।